आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की सुपर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। आमतौर पर जब भी हम लोग एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की बात करते हैं तो बात होती है दो अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स के बारे में, एक विद इन विजुअल रेंज और दूसरी बियॉन्ड विजुअल रेंज। विद इन विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम बेसिकली 25 से 30 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम्स होती हैं और इन मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर IIR सीकर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर। वैसे पुरानी मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर बेसिक इंफ्रारेड सीकर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब चीजें काफी हद तक बदल चुकी हैं और इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से बचना काफी मुश्किल होता है। इनसे लॉन्गर रेंज में यूज की जाने वाली मिसाइल सिस्टम BVR मिसाइल सिस्टम्स कहलाती हैं, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज। इस कैटेगरी के मिसाइल सिस्टम में एक्टिव रेडार होमिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मिसाइल सिस्टम की नोज में एक एक्टिव सीकर होता है जो एक रेडार के तौर पर काम करता है और कू बैंड में ऑपरेट कर रहा ये रेडार अपने टारगेट को कंटिन्यूअसली ट्रैक करता है और मिसाइल सिस्टम को उसी के ऊपर गाइड करता है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है और ये सीकर ऐसा सीकर हो चुके हैं, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे। इसके अलावा दूसरे अलग अलग तरीके के प्रोपल्शन भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि डुअल पल्स और रैमजेट। हम लोग इस चीज को पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सॉलिड रॉकेट मोटर की एक परेशानी होती है कि ट्रिगर होने के बाद में ये तब तक चलती रहती है जब तक इसका फ्यूल खत्म नहीं होता है, और अगर आपको थ्रस्ट की आवश्यकता नहीं भी है तब भी ये थ्रस्ट जनरेट करती रहती है। डुअल पल्स वाली मिसाइल सिस्टम में पहली पल्स इस मिसाइल सिस्टम को अपनी मैक्सिमम मोमेंटम तक ले जाती है और उस मोमेंटम में जब ये मिसाइल सिस्टम आगे मूव करती रहती है तो उस समय किसी भी तरीके के थ्रस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ये मिसाइल सिस्टम डिसेलरेट होने लगती है तो दूसरी पल्स ट्रिगर हो जाती है। नाउ अगर आपको सिंगल पल्स वाली मिसाइल सिस्टम में लगभग 100 किलोमीटर तक की रेंज मिल रही थी तो इस डुअल पल्स वाली मिसाइल सिस्टम में रेंज इसकी लगभग 1.5 गुनी हो जाएगी। वहीं अगर रैमजेट की बात की जाए, जैसे कि मीटियोर मिसाइल सिस्टम है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी अनगिनत पल्स हो जाती हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थ्रॉटल कर सकते हैं। अगर वजन की बात की जाए तो विद इन विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम आमतौर पर 100 किलोग्राम के आसपास होती हैं। वहीं पर अगर BVR मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो इनका वजन 150 किलोग्राम के आसपास होता है। लेकिन एक और तरीके की एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स होती हैं जिनके बारे में आमतौर पर बहुत ज्यादा बातचीत होती नहीं है, और कहीं न कहीं उसके पीछे कारण है कि ये रशियन फिलॉसफी है। रशिया की तरफ से बहुत ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स काफी पहले बनाई गई थी और उनमें से एक मिसाइल सिस्टम KS-172 नोवाटर कहलाती है। इस मिसाइल सिस्टम को लेकर भारत और रशिया के बीच में कोलैबोरेशन भी शुरू हुआ था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस मिसाइल सिस्टम को बेहतर समझने के लिए पहले इसकी स्पेक्स को समझते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं R-77 मिसाइल सिस्टम के साथ में। R-77 रशिया की स्टैंडर्ड BVR मिसाइल सिस्टम है जो भारत के Su-30 MKIs में यूज की जाती है। डायमेंशन और स्पेक्स में R-77 काफी हद तक अस्त्रा और AIM-120C के आसपास दिखाई देती है, लेकिन अगर आप इसको नोवाटर के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नोवाटर की लेंथ 6 मीटर्स की है और R-77 लगभग 3.6 मीटर्स की है, यानी कि नोवाटर R-77 की तुलना में लगभग दुगनी लंबी मिसाइल सिस्टम है। डायमीटर की अगर बात करेंगे तो ये डिफरेंस आपको वहां भी दिखाई देगा। R-77 का डायमीटर लगभग 200 मिलीमीटर का है, वहीं पर नोवाटर 400 मिलीमीटर के डायमीटर के साथ में बनाई जाती है। वजन की अगर बात की जाए तो R-77 लगभग 200 किलोग्राम की है और मैं यहाँ पर इसके सबसे एडवांस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर नोवाटर के वजन की बात की जाए तो नोवाटर का वजन लगभग 4 गुना ज्यादा है और ये लगभग 750 किलोग्राम की मिसाइल सिस्टम है। वॉरहेड की अगर बात की जाए तो R-77 में लगभग 22.5 किलो का वॉरहेड यूज किया जाता है, वहीं पर नोवाटर में लगभग 50 किलोग्राम का वॉरहेड यूज किया जाता है। नेचुरल है कि ये बड़ी मिसाइल सिस्टम ज्यादा फ्यूल कैरी करेगी और इसी वजह से इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। अगर आपकी डायमेंशंस लगभग दुगनी है तो आपकी रेंज भी लगभग दुगनी होगी और माना जाता है नोवाटर की रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक की है। लेकिन अगर आपने एयर कॉम्बैट स्टडी किया होगा तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा लंबी दूरी पर किसी भी टारगेट को मारना मुश्किल होता है, और जब बात आती है 300-400 किलोमीटर तक की रेंज की तो जब तक मिसाइल सिस्टम वहां तक पहुंचेगी तो नेचुरली फाइटर जेट जैसे टारगेट्स काफी दूर निकल जाएंगे। इन एयरक्राफ्ट के पास में अपने खुद के रेडार वार्निंग रिसीवर्स होते हैं और जब कोई एक्टिव होमिंग मिसाइल सिस्टम आपकी तरफ आती है तो आपको पता चल जाता है। लेकिन इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स का टारगेट आमतौर पर फाइटर जेट्स नहीं होते हैं बल्कि सपोर्ट एसेट्स होते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास में एक नोवाटर जैसी मिसाइल सिस्टम है तो आप एनिमी के एवैक्स और रिफ्यूलर्स को काफी दूरी से टारगेट कर सकते हैं और ये एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा तेज मूव नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पर तब भी चांसेस हैं कि जब तक ये मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट तक पहुंचे तो एवैक्स और रिफ्यूलर जैसे टारगेट्स भी मनूवर करके वहां से निकल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म डिफेंसिव रोल में चले जाएंगे और जिस पोजीशन के आसपास इनको होवर करके मिशन को वेक्टर करना था या एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करना था, ये उस पोजीशन से दूर हो जाएंगे। प्रैक्टिकली इस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करके आप एनिमी की फॉर्मेशन को डिसरप्ट कर सकते हैं
और इस कैपेबिलिटी को पहले बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस समझी जा रही है। नोवेटर की सबसे बड़ी परेशानी थी इसकी लेंथ और वजन। इस तरीके की डायमेंशन के साथ में एक Su-30 जैसा एयरक्राफ्ट केवल एक ही मिसाइल सिस्टम को कैरी कर सकता था और इसी वजह से भारत और रशिया की इस मिसाइल सिस्टम को लेकर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना एक और मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्टेड है जो नोवेटर की तुलना में छोटी है, इसका वजन कम है, लेकिन रेंज में लगभग आपको 85% रेंज मिल जाती है। यहाँ पर बात हो रही है R-37M मिसाइल सिस्टम की, जिसकी लेंथ लगभग 4 मीटर्स की है, डायमीटर 0.38 मीटर्स का है और वजन लगभग 600 किलोग्राम का है। फन फैक्ट, इसका वॉरहेड 60 किलोग्राम का है, यानी कि टारगेट के करीब जब इसका वॉरहेड फटेगा तो उसके फ्रैगमेंट्स बहुत बड़े एरिया में फैल जाएंगे और इसी वजह से एवैक्स से लेकर रिफ्यूलर तक सभी डिफेंसिव रोल में चले जाएंगे। पहले इस रशियन फिलॉसफी को बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता था, लेकिन रिसेंटली यूएस की तरफ से भी कुछ इसी तरीके की एक मिसाइल सिस्टम डेवलप की गई है जिसको AIM-174B कहा जाता है। 2021 में प्रोडक्शन में गई ये मिसाइल सिस्टम 860 किलोग्राम की है। इसकी लेंथ 4.7 मीटर्स की है, डायमीटर 0.34 मीटर्स का है और ये भी 64 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी करती है। बहुत सारे लोग R-37 को अस्त्रा मार्क 3 के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये दो अलग अलग कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम है और R-37M बेसिकली एवैक्स किलर रोल में यूज की जाएगी। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ब्रीफिंग को ध्यान से देखा होगा तो वहां पर पाकिस्तानी एवैक्स की पोजीशन दिखाई गई थी, जहां पर पाकिस्तान का एवैक्स ऑलरेडी अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब दिखाई दे रहा है। इस डिप्लॉयमेंट के पीछे कहीं न कहीं कारण था भारत के S-400 ट्रायम्फ और इस सिस्टम में यूज होने वाली 40 N6E मिसाइल सिस्टम जो 400 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को मारने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें यूज होने वाले रेडार एवैक्स जैसे टारगेट्स को 600 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैक कर सकते हैं और इसकी रेंज से दूर ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान अपने एवैक्स को ऑलमोस्ट अफगानिस्तान में उड़ा रहा था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी है उनकी डेप्थ। अगर आप उरी में खड़े होकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो 250 किलोमीटर की लाइन के बाद में आप अफगानिस्तान के अंदर होंगे और इसी वजह से R-37M भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट मिसाइल सिस्टम हो जाती है। हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत को इस कैटेगरी में अपनी खुद की मिसाइल सिस्टम डेवलप करनी चाहिए और आज की तारीख में अगर आप DRDO को कहते हैं कि किसी नई मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम करना है तो आपको वो मिसाइल सिस्टम 2 साल के अंदर मिल जाएगी। होप यहाँ पर आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिली होगी और ये भी समझ में आया होगा कि भारत इस मिसाइल सिस्टम में क्यों इंटरेस्टेड है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।